নমস্কার সবাইকে স্বাগত গুড ইভিনিং অল অফ ইউ দোজ হু আর নাও ইন ফ্রন্ট অফ ইউর টেলিভিশন সেট I think you know that we are discussing about the modern technology, modern equipment and modern concept of the medical science and how do you imply it to you for your problem, to solve your problem. তো অ্যাকচুয়ালি আপনারা জানেন যে আমরা মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে আলোচনা করি, মডার্ন কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করি। এবার আপনার মনে হতে পারে যে আমার মাথায় অথবা ঘাড়ে টিউমার একটা হয়েছে, একটা টিউমার মতো একটা গ্রোথ, আনন্যাচারাল গ্রোথ ফর্ম করেছে, আর তার জন্য আপনি খুব ওরিড। এবার কি করবেন? এর ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। এর ট্রিটমেন্ট করাতে হলে কনভেনশনাল যে পদ্ধতি, সেখানে কাটাছেঁড়া করা যেতে পারে, তার প্রথমে তার ট্রিটমেন্ট হবে, তারপর আরও নানান পদ্ধতি। কিন্তু আপনি জানলে অবাক হবেন, অবাক হয়ে যাবেন আপনি, যে যেখানে এখন রোবোটিক সার্জারি সম্ভব উইদাউট লিভিং এনি স্কার, কোনো রকম মার্ক ছাড়া সম্ভব, কারণ ফেস, নেক, হেড এগুলো কি একটা এক্সপোজড এরিয়া। দিস ইজ ভেরি এক্সপোজড এরিয়া। ইউ ক্যানট ওয়ার দ্য ক্লোথস অ্যান্ড ইউ ক্যান্ট কভার দিস এরিয়া, সো ইট ইজ এক্সপোজড এরিয়া। সো ইউ নিড মোর অ্যান্ড মোর অ্যাটেনশন অন দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়াজ অফ ইউর বডি। কী করে করবেন? চেন্নাইতে যে অ্যাপোলো হসপিটালের আমরা প্রোগ্রাম করি, কন্টিনিউয়াসলি সিরিজ ধরে আমরা করছি, সেখানে সেই মডার্ন টেকনোলজি আপনাকে সাপোর্ট দেওয়া হবে। কীভাবে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। মোস্ট রেসপেক্টেড অ্যান্ড ওয়েলকাম ডক্টর ভেঙ্কট কার্তিকেয়ান সি, সিনিয়র কনসালটেন্ট টিএনটি, হেড নেক অঙ্কোলজি, skull base surgery and the clinical lead of robotic surgery NT department is now in our program. सर के वेलकम, स्वागत इस प्रोग्राम में। सर पहले इस बात को बताइए कि हेड एंड नेक, ये जो दो एरिया है, इसमें ट्यूमर हुआ है शायद किसी को, तो इसका मतलब क्या है? कैंसर हो सकता है, हो तो सकता है ही, और ना भी हो सकता है। करेक्ट। आई थिंक ये सवाल आपने अच्छा पूछा है, जिसमें किस समय हमें केयरफुल होना चाहिए, कौन सी सिम्टम्स से हमें कैंसर का जो साइंस होता है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल जिनको एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, एल्डरली पीपल होता है, उनको अगर नेक में स्वेलिंग है, सूजन है, या वॉइस चेंज इन वॉइस है, या मुंह के अंदर अगर कोई गाव है, अल्सर है, नॉन हीलिंग है, और खून थूक के साथ खून आता है, अगर वाइट पैचेस है जीभ के अंदर या गले के अंदर है, ये सब चीज़ें जो इंडिकेट करता है कुछ प्रॉब्लम है। These are the basic indicators. ये सिम्टम्स एंड साइंस होने से उनको ENT डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। हम असेस करते हैं, जो हमारा आउट पेशेंट क्लिनिक में ही असेस किया जाता है, वो कंफर्म करने के लिए इमेजिंग और बायोप्सी किया जाता है जो सस्पेक्टेड एरिया से, उसमें हमें कंफर्म कर सकते हैं ये ट्यूमर बिनाइन है या कैंसर है, वो कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद उसका इलाज उसको हम प्लान कर सकते हैं। ओके सर, और क्या क्या हो सकता है सर? जो हेड और नेक की जो बात बोले जा रहे हैं, ट्यूमर और जो आपने जो सिग्निफिकेंट मार्क्स, यू हैव मेंशन्ड सम स्पेसिफिक व्हाट आई से स्पेसिफिक रीजंस और स्पेसिफिक सिम्टम्स, एक्सेप्ट ऑफ दैट और एनीथिंग एल्स, और कुछ हो सकता है कि जिसमें हमको ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है? और फॉर एग्जांपल आई थिंक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये सब होने के पहले जो सिम्टम्स होता है या साइंस होता है, उसका जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल टोबैको इज़ काइंड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन, सो अगर जिनको टोबैको अगर स्मोक की फॉर्म में या चूइंग में अगर टोबैको जिन लेते हैं, उनको अगर मुंह के अंदर कोई भी सिम्टम्स आ जाता है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दे नीड टू सीक द ट्रीटमेंट राइट अवे। एंड जैसे मैंने बोला, उसको वाइट पैचेस को ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ऑलरेडी एक सुपारी खा रहा है या टोबैको खा रहा है, उनको मुंह के अंदर अगर वाइट पैचेस है, ज़रूर उनको दिखाना चाहिए। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इन एनी फॉर्म तुरंत बंद करना चाहिए। ये हेड नेक का जो मेन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, जो होने के पहले हम कर सकते हैं। सेम थिंग विद द नेक ऑल्सो। नेक में अगर थायराइड ग्लैंड का एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें नोड्यूल बन सकता है। कई बार हम पेशेंट को देखते हैं जो बहुत बड़ा थायराइड ट्यूमर लेके आता है, अगर पहले से उसको डायग्नोस किया जाता, उसको हम पहले से हम ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट के उनको ठीक कर सकता है। सेम विथ अदर ग्लैंड्स ऑल्सो, जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है,
और बहुत सारा नेक नोट्स होता है, उसको हम पहले से हम डायग्नोस करके उसको ठीक कर सकते हैं। पहले से वो भी कर सकता है। करेक्ट सर उसके बाद जो डायग्नोसिस के पार्ट आया, उसके बाद ये उभर कर आया कि जो उसको कैंसर वगैरह ऐसा कुछ हुआ है तो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, जो वेरी फास्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, इस पे उसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया जाएगा और क्या होगा उसके करेक्ट। बाद? जो हेड नेक कैंसर्स को ट्रीटमेंट को हम 3 फ्रंट्स में डील करते हैं। एक तो सर्जरी है, जो ऑपरेशंस को उससे निकला जाता है। दूसरा है रेडिएशन ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी है। तीसरा है कीमोथेरेपी और कैंसर मेडिकेशन से हम करता है। सो जो अर्ली लीशंस होता है, हम अर्ली कैंसर्स उसको स्टेज 1 स्टेज 2 बोलते हैं, उसको अर्ली आइडेंटिफाई करने से हम एक मोडालिटी ट्रीटमेंट में उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा। शायद ओनली सर्जरी हो और शायद ओनली रेडियोथेरेपी हो। जब एडवांस कैंसर्स हो जाता है लाइक स्टेज 3 स्टेज 4, उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी करना पड़ता है, जिसमें हम सर्जरी भी करना पड़ता है, उसके बाद आपको रेडिएशन या कीमोथेरेपी कंबाइन लेना पड़ता है। सो सर्जरी में अब कन्वेंशनल ओपन अप्रोच होता है, जैसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एडवांस अप्रोचेस होता है जो रोबोटिक सर्जरी होता है, जिसमें हम अर्ली लीशंस में आइडेंटिफाई करने में उसी में अपने अर्ली आइडेंटिफाई किया, अपने रोबोटिक सर्जरी से उसको ठीक किया। अपने ओपन सर्जरी का जो डिसएडवांटेज भी नहीं है और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का देने का जरूरत भी नहीं है। सो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। আর্লি ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা জানেন যে কনভেনশনাল যে পদ্ধতি, অর্থাৎ যে স্বাভাবিক যে পদ্ধতি, যে সাধারণ যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট করা এবং সঙ্গে রোবোটিক, যেটা স্যার বলছেন যে রোবোটিক সার্জারি, তো এর মধ্যে এবার আপনি এটা জানতে চাইবেন যে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী রয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কনভেনশনাল অ্যাপ্রোচ, কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট, কনভেনশনাল অপারেশনস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য রোবোটিক অপারেশন। এবং আমার এটা বিশ্বাস যে আপনারা এটাও জানতে চাইবেন যে এটা কি অনেক বেশি কস্টলি, এটা কি আমি ইজি অ্যাক্সেস করতে পারবো, আমি কোথায় গেলে রোবোটিক সার্জারি করতে পারবো, এই যে কোয়েশ্চেনগুলো তার উত্তর আমি এক এক করে স্যারের থেকে নেব। এবং আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আপনাদের আবারও বলে দিই যে চেন্নাই অ্যাপোলো মেইন হসপিটাল, অ্যাপোলো চেন্নাই, গ্রেমস রোড, এর যে আপনি ওয়েবসাইটে যেতে পারেন www.apollohospitals.com, আপনি এই ওয়েবসাইট সার্চ করতে পারেন। হেল্পলাইন নাম্বার, এই হেল্পলাইন নাম্বার আপনি নক করতে পারেন 04440401066। ফর ইউর কানেক্টিভিটি আই এম গিভিং সাচ ইনফরমেশন, যাতে আপনার সুবিধে হয়, আপনার সুবিধে হবে। এই নাম্বারে আপনি কল করতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন এবং ডাক্তারবাবুর নাম নোট করে রাখতে পারবেন। খুব স্বাভাবিক, আপনি অনুষ্ঠানে দেখতে পাচ্ছেন এবং সেখান থেকে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন। স্যার, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কনভেনশনাল অপারেশন, কনভেনশনাল থেরাপি and a robotic therapy, and how does it cost? Is it very easy to get the treatment? How does time take it to make recovery? Okay, first we'll compare both the open approaches and the robotic surgery in head and neck oncology. जैसे हेड नेक का जो ट्यूमर हम कहते हैं वो हर जहाँ पे हो सकता है, राइट फ्रॉम योर ओरल कैविटी and back of the throat, which is called as oropharynx, जो voice box, which is called as larynx, hypopharynx, which is the upper portion of the foot pipe. जो oral cavity में जो बाहर रहता है उसको हम easily open approach से ही कर सकते हैं, because exposed है, उसको देखने से पता चल जाता है। जैसे जीभ में कैंसर है, जीभ का फ्रंट पोर्शन में कैंसर है, या जो गाल में बकल म्यूकोसा में जो कैंसर है, या जो अपर जा में या लोअर जा में जो कैंसर ट्यूमर होता है, वो हम ओपन अप्रोच से ही कर सकते हैं। जो ट्यूमर इनएक्सेसिबल एरियाज या डीपर एरियाज में है, जैसे ओरोफेरिंग्स, जैसे टॉन्सिल एरिया में है, टंग बेस ऑफ टंग में है, या लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स के अंदर है, अपर पोर्शन ऑफ फुट पाइप में है, तब वो इनएक्सेसिबल होता है ओपन अप्रोच से। एक्सपोज्ड एरिया नहीं है, एक्सपोज एरिया नहीं है, तब ओपन अप्रोच जाके अंदर करने के लिए आपको इधर स्किन इंसिशन बहुत बड़ा देना होता है और आपको टिश्यूज़ को काट कर आपको अंदर जाना पड़ता है। जैसे जॉ को स्प्लिट किया, टंग को स्प्लिट किया, उसके अंदर जाके उसको फिर उसके बाद ट्यूमर निकला। सो एक ट्यूमर निकालने के लिए आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को
वायलेट करना पड़ता है, उसको डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है जब डीप पोर्शन में ट्यूमर है। रोबोटिक अप्रोच में आपको इनएक्सेसिबल एरियाज़ को रोबोटिक आर्म से आप जा कर के उसको निकाल सकते हैं, बिकॉज उसका जो आर्म्स है उसका 360 डिग्री मूवमेंट्स होता है। सो सर्जन कंसोल में बैठकर उसको मैन्यूवर कर सकता है, जिसके मैग्नीफिकेशन अच्छा रहता है, 3D विजन होता है, एक एक स्ट्रक्चर को देख सकता है। सो जो ट्यूमर के आसपास में ही काम कर सकता है, जो ट्यूमर और कैंसर टिश्यू को और नॉर्मल टिश्यू को आप डिफ्रेंशिएट कर सकता है वाइड मार्जिन्स लेके विदाउट वायलेटिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला स्किन, बोन, थंग, वो सब बिना काट कर अंदर जा कर के उसको ट्यूमर को निकला सकता है। अगर मान लीजिएगा टॉन्सिल या टंग बेस में एक लेस देन 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, आपने अर्ली डायग्नोस किया, उसमें आप जाके उसको निकला, मार्जिन सब क्लियर हो गया, नेक में कोई नोट्स नहीं है, जिस पेशेंट्स में हमें रेडिएशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ सकता है, ओनली सर्जरी विल बी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट। सो ओपन अप्रोच कंपेयर करने में रोबोटिक सर्जरी में वी आर नॉट गोइंग थ्रू द नॉर्मल टिश्यू, सो डैमेज इज लेस। जिसका डैमेज कम होता है तो हीलिंग अच्छा होता है, जब हीलिंग अच्छा होता है पेशेंट जल्दी घर जा सकता है, अर्ली रिकवरी हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में आपका जो बड़ा ओपन सर्जरी करता है जिसमें फीडिंग ट्यूब या ब्रीदिंग ट्यूब, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब करना पड़ता है, कुछ केसेस में, सेलेक्टेड केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। बहुत सारा एडवांटेजेस हैं रोबोटिक सर्जरी में। Robotic surgery, that means it is more precise way to that find out that what is the wrong and to treat it very clearly. So आपका जैसे मैंने बोला 3D विजन एंड मैग्निफिकेशन के थ्रू आपका एग्जैक्ट एरिया लोकेशन आप अंदर रीच कर सकता है, जिसमें नॉर्मल अप्रोच में जो नहीं कर सकता है। इस पेशेंट्स को जो रोबोटिक सर्जरी आने के पहले जिसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम उस पेशेंट्स को जब इधर बड़ा ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करता है, जो ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं है या विलिंग नहीं है, उनको कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी 6 वीक्स का रेडिएशन दिया जाता है। उस पेशेंट्स को कुछ केयरफुली सेलेक्टेड पेशेंट्स में उसको सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं है आप सारा पेशेंट्स को हम रोबोटिक सर्जरी करेंगे। केयरफुल सिलेक्शन करके जो टीम अप्रोच, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हेड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट सब मिलकर उसको प्लान करना ज़रूरी है। जो आइडियल केसेस में, अर्ली केसेस में अगर आप प्रॉपरली आप एक्सरसाइज करेंगे, निकालेंगे, पेशेंट्स का बेनिफिट बहुत मिल जाता है। सर ये चेन्नई में हो सकता है, और जो लोग आप देख रहे हैं जो बंगाल से हैं, वो लोग क्या कलकत्ता में भी ये करवा सकता है ये ट्रीटमेंट? जहाँ पे रोबोटिक फैसिलिटीज़ हैं, एक्सपर्टाइज हैं, उसका जो रोबोटिक सर्जरी के हिसाब से जो मेन थिंग इज एक्सपर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर वी treat large volume of patients. So Chennai, Apollo Chennai is one other center which deals with tertiary patients, tertiary care, and the expertise and the experience count matters most. একদম আমি আপনাদেরকেও বলে রাখি, এক্সপিরিয়েন্স ডক্টর এবং ডায়াগনোসিস একটা খুব বড় পার্ট, তাই কাজেই খুব স্বাভাবিকভাবে আপনি অ্যাপোলো চেন্নাইতে আসতে পারেন। চেন্নাই মেইন হসপিটাল, অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই, গ্রিমস রোড, তার ডিরেকশন, ইট ইজ ভেরি ক্লোজ টু এয়ারপোর্ট অ্যান্ড ভেরি ক্লোজ টু রেলওয়ে স্টেশন। সো অ্যাভেলেবিলিটি ইজ নট দ্য প্রবলেম। You just search into the website www.apollohospitals.com and helpline number is available. আপনাদের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া থাকছে 04440401066। আপনি এই হেল্পলাইন নাম্বারের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারেন। দেখুন, আমি একটা জিনিস খুব বুঝি যে আমার সমস্যা হয়েছে, আমাকে যেটা আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রবলেম হয় এই বেঙ্গলে বা আমাদের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই, নানান রকমভাবে ট্রিটমেন্ট করাই, বিভিন্ন পদ্ধতি এবং পন্থার মধ্যে দিয়ে যাই, এবং শেষে দেখা যায় যে সেটা আরও বেশি কমপ্লিকেশন তৈরি করেছে, আরও বেশি জটিলতা তৈরি করেছে। সো সেই কারণের জন্য আপনাদের সামনে একটা প্রপার ডিরেকশন, একটা প্রপার গাইডলাইন সেট করবার জন্য আমরা এই প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করছি। আমরা ইট ইজ আ হিউজ অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করবার চেষ্টা করি এই কারণের জন্য, মানুষকে যাতে প্রপার গাইড করা যায়, যাতে তার হাতে অনেকটা সময় থাকে, হাতে অনেকটা তিনি সময় পান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একদম শেষ মুহূর্তে যারা গেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডক্টরসরা বলেছেন আপনি একদম 11th আওয়ারে নিয়ে এসেছেন,
11th hour, so we have no time, not more time to treat it, to starting the treatment. তো এই ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম হয়, সেই জন্য কিন্তু আপনাদেরকেই এই प्रोग्राम बोले देवा. सर, देयर इज़ अ क्वेश्चन एंड इक्वली इट हैज़ अ पैनिक लोग का क्या है, जो रोबोटिक सर्जरी हम बोल रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट, कुछ जो लोग हैं हमारी बगल में ही है, वो क्वेश्चन किया मुझको, जो रोबोट ट्रीटमेंट करता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कैसे किया जाता है कि डॉक्टर्स वहाँ नहीं रहते, ये क्वेश्चन होता है, तो इसका क्या आंसर है? करेक्ट, एक कॉमन क्वेश्चन है. जब पेशेंट्स या उसको उसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेता है तो इट्स बिकम्स वेरी इजी. जो रोबोटिक सर्जन व्हाट इज इट सिट्स इन द कंसोल, robotic surgery is the extension of the surgeon's arm through computer. एंड इसमें सेफ्टी के लिए बहुत सारा प्रिकॉशंस हैं और बहुत सेफ है, जिसमें बेड साइड सर्जन भी हैं और कंसोल सर्जन भी हैं. और जो जिस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं, जो रोबोट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, एवरी मोमेंट इज कंट्रोल बाय द कंसोल सर्जन. इसमें कोई डरने की बात नहीं है. বোঝা গেল তাহলে একটা রোবোটিক সিস্টেম এটা আরও প্রিসাইজ ওয়েতে, আরও বেশি মানে পারফেক্ট ওয়েতে তার ট্রিটমেন্ট করে, যেটা কিছুক্ষণ আগে স্যার বলছিলেন যে মুখের ভেতরে যেটা আনএক্সপোজড এরিয়া, সেখানে যদি আপনার কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেখানে আপনাকে কি করতে হবে, ওপেন করতে হবে, স্কিন কাট করতে হবে, টাং কাট করতে হতে পারে, কারণ আপনার হয়তো যে ফুড পাইপ তার একেবারে মুখে কোনো সমস্যা হয়েছে, তো সেই অবধি পৌঁছানোর জন্য তো সেটা রোবটের মাধ্যমে করলে রোবট আর্ম কিন্তু 360 ডিগ্রি তার মুভমেন্ট আছে, অর্থাৎ পুরো রাউন্ড মুভমেন্ট, এই রাউন্ড মুভমেন্টের মাধ্যমে তার ক্ষেত্রে প্রিসাইজ ট্রিটমেন্ট করাটা অনেক বেশি সুবিধা হয়. এত কিছু শোনার পর এবার আপনারা ভাবছেন যে এটা নিশ্চয়ই অনেক বেশি অর্থকারী ব্যাপার, অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার আছে. সো উই আর বিলঙ্গিং ফ্রম দ্য মিডিওকার ফ্যামিলি, লোয়ার মিডিওকার ফ্যামিলি, দেয়ার আর লটস অফ পিপল ফ্রম দ্য ইকোনমিক স্টেটাস, দে আর নট वेरी मच स्ट्रॉन्ग. सो सर, इट इज़ माई क्वेश्चन कि अब बहुत पैसे की बात है और कितने जो चार्जेस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली ओपन अप्रोच से कंपेयर करने में 1 to 1.5 लाख ज़्यादा होता है, जो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन. एंड इसका मेन एडवांटेज यही है, जैसे मैंने बोला, जिसमें अर्ली रिकवरी होता है, जिस पेशेंट्स में बाकी ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है, वो सब कॉस्ट भी सेव हो जाता है. सो रोबोट, सो यू हैव टू कंपेयर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. सो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है, जितना दिन स्टे कर रहे हैं, जितना दिन में वो कंसीडर नहीं करना पड़ेगा. हाँ, हॉस्पिटल में रहने का जो ज़्यादा दिन है, इसमें अब बोला कि ट्रीटमेंट बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है, छोटा टाइम में हो जाता है. केयरफुल सेलेक्टेड पेशेंट्स में, जिसमें कई बार जो टॉन्सिल अगर एरिया में कर रहे हैं, जैसे बाकी नॉर्मल टॉन्सिलेक्टमी करता है, उसका कैंसर के लिए हम रेडिकल टॉन्सिलेक्टमी करके प्रोसीजर करते हैं, जिसमें जैसे ही टॉन्सिल का ऑपरेशन जो होता है, उस पेशेंट डिस्चार्ज होता है, उसके बाद ऐसे 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज भी कर सकते हैं. सर, उसको नॉर्मल लाइफ में लौट आने के लिए कितना वक्त लगेगा और क्या क्या उसमें क्या क्या गाइडलाइन रहेगा, वो कैसे वो मेंटेन करेंगे? वो डिपेंड करता है जो साइट के ऊपर जहाँ पे कैंसर हो रहा है, एक्सटेंशन क्या है, उस पेशेंट के लिए कितना दिन फीडिंग ट्यूब से फीडिंग देना पड़ता है. कुछ पेशेंट्स में ब्रीदिंग ट्यूब का भी ज़रूरत पड़ सकता है, और नेक वुंड हीलिंग का, गले के अंदर वुंड हीलिंग का, सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. यूजुअली हीलिंग टाइम होता है विद इन समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 weeks to 6 weeks. जो अर्ली रिकवरी में अगर पेशेंट सारा सब कुछ खाना वाना शुरू हो जाता है, दे कैन गेट बैक टू द रूटीन इन 2 weeks टाइम ऑल्सो. सर, और एक क्वेश्चन है, जो स्कार मार्क्स है, इसके लिए दिक्कत होता है, लेकिन ये एक्सपोज्ड एरिया है, ओपन एरिया है, फेस एंड नेक. सो रोबोटिक सर्जरी में ये जो स्कार मार्क्स का जो प्रॉब्लम है, वो तो नेचुरली नहीं आएगा, जो मुझे जो लग रहा है. करेक्ट. जो ENT का स्पेशलिटी में जो रोबोटिक सर्जरी को 2 टाइप का देखा जाता है. वन इज़ ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी, जैसे मैंने बोला, जो टॉन्सिल, टंग बेस, वॉइस बॉक्स, अपर पोर्शन ऑफ फूड पाइप, जो इनएक्सेसिबल एरियाज में जाकर रोबोट ट्यूमर को निकाल कर आता है. दूसरा है जो जैसे आपने स्कारलेस और हाइड द स्कार, जिसमें बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द हेयर लाइन, वी कैन मेक इंसिशन एंड देन वी कैन क्रिएट अ पॉकेट इन दिस एरिया, एंड विद द हेल्प ऑफ रोबोट यू विल बी एबल टू रिमूव द नेक ट्यूमर्स, जिसमें थायराइड के ट्यूमर्स हुआ, पैराथायराइड का,
सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, नेक नोट्स का है, सिस का, ब्रैंकियल सिस का है, पैराफेरेंजियल स्पेस ट्यूमर्स कहते हैं उसका। हम फॉर यंग एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इधर men or women, married, unmarried, who wants to avoid a scar in the visible portion of the neck, we can do this what we call a retroauricular hairline approach, जिसमें कान के पीछे और हेयरलाइन के पीछे वो स्कार हाइड हो जाता है। और उसके बाद जो पॉकेट होने के बाद, जैसे मैंने रोबोटिक का एडवांटेज बोला है, जो मैग्नीफिकेशन 3D विजन से हम ट्यूमर को निकाल सकता है, उसी पॉकेट के थ्रू निकाल सकता है। हीलिंग होने के बाद वहाँ पे सामने जो विजिबल एरिया में कोई स्कार नहीं होता है। दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट जो कैंसर के लिए हम करते हैं। कुछ सब पेशेंट्स में अब रोबोटिक सर्जरी मुंह से करने के बावजूद भी हमें नेक में नोट्स, उसका जो कैंसर का जो स्प्रेड पॉसिबल होता है नेक नोट्स में, उसको निकालने के लिए हम ओपन अप्रोच में करते हैं। बट वो भी एज कम्पेयर टू ओपन कन्वेंशनल सर्जरी, दिस अप्रोच विल बी, वी कैन मिनिमाइज इट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर एंड द टाइप ऑफ नोडल मेटास्टेसिस। ये जो बच्चा लोग है उसको भी हो सकता है ये? करेक्ट, जो हम अपोलो चिल्ड्रन में हमने पहले किया है, जिसमें टंग बेस ट्यूमर्स है, उसको सक्सेसफुली निकला है। अगेन इनएक्सेसिबल एरियाज में हम निकाल सकते हैं विदाउट स्प्लिटिंग द मैंडिबल, विदाउट स्प्लिटिंग द गोइंग फॉर अ एक्सटर्नल अप्रोच, वी कैन गो एंड डू दैट थिंग। और कुछ पेशेंट्स में जो कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स होता है जिसमें ओपन अप्रोच इम्पॉसिबल होता है, जैसे हेमेंजियोमा है या वैस्कुलर माल्फॉर्मेशन है, टंग बेस में है, डीपर पोर्शन में है, उसमें भी उसको भी हमने सक्सेसफुली निकला है बच्चों का। अच्छा, তো এই হচ্ছে বিষয়। আপনাদের আবারও আমি বলে দিই, এটা বলে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য, যে হেল্পলাইন যে নাম্বার রয়েছে, হেল্পলাইন নাম্বার হচ্ছে 0444040106 অ্যাপোলো মেইন হসপিটাল চেন্নাই। এটা হচ্ছে এটা ডিরেকশন, এটা স্টেশন থেকে, এয়ারপোর্ট থেকে কাছে, আপনার পৌঁছতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আপনি ওয়েবসাইটে আগে ভালো করে দেখে নিন www.apollohospitals.com। এখানে আপনি ভালো করে দেখে নিন হসপিটাল সম্পর্কে। প্রথম আগে খুব ভালো করে সার্চ করে নিন যে কী আছে না আছে, কি হতে পারে। আমাদের প্রোগ্রাম আপনার ইউটিউবে থাকছে, ফেসবুকে এই প্রোগ্রাম যাচ্ছে, ইউটিউবে থাকছে আপনার কাছে। আপনি ভালো করে ডক্টরসরা কী বলছে, আমরা চেষ্টা করছি এই জন্য বাংলায় আরও পরিষ্কার আপনাদেরকে বলে দিতে, যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সবার, করে নিন। এবং এই যে রোবোটিক সার্জারি, এতে যে হিউজ খরচা আসবে সেটা কিন্তু নয়। কিছুটা খরচা বেশি হলেও অন্যান্য আপনার একাধিক খরচা, সেটা কিন্তু আপনাকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। যেরকম হসপিটালে সাধারণ ট্রিটমেন্ট হলে অনেক দিন আপনাকে ভর্তি হওয়ার ব্যাপার থাকে, সেটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে থাকছে না। সেই কস্ট কমছে, অনেক কস্ট কিন্তু কমে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে। এবং একটা প্রপার প্রিসাইজ ওয়েতে একটা প্রপার ট্রিটমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে রোবোটিক হ্যান্ডসের মাধ্যমে, যে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, অর্থাৎ আরও বেশি নিখুঁত, আরও বেশি, আমি কী বলবো, আরও বেশি এক্স্যাক্ট যে ট্রিটমেন্ট, সেটা এর মাধ্যমে হচ্ছে। तो काजेई সেই কারণের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার আবারও একবার বলি 0444040106। सर, और एक क्वेश्चन है, जो कॉमन पीपल है वो नेचुरली इस बात को जब उसका दिमाग में आता है वो डर जाते हैं। ये डर और भी उसका ख़राब होता है, डर में जो उसका फिजिक है और भी ख़राब हो जाता है। इसलिए आपका सजेशन क्या है, जो कॉमन पीपल है बंगाल का, जो देख रहे हैं अभी प्रोग्राम, उसको क्या बोलना चाहेंगे? पहला मैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बोलूँगा। ये सब एडवांसेस सर्जरी में है। हमें कैंसर होने के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होता है उसको हटाना है, जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो सब बंद करना है। और बच्चों को भी सिखाना है पहले से हमें इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो सेकेंड है, जब अर्ली डायग्नोसिस, जो प्रॉब्लम होता है उसको डिले नहीं करना है। कई बार हम उसको छुपा के रखते हैं, विल ट्राई टू हाइड इट एंड विल वेट टिल द कैंसर एडवांसेस। दैट शुड नॉट बी डन। दे शुड सीक द ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट। बहुत सारा इलाज है, बहुत सारा स्पेशलिस्ट है, जो एक्सपर्टाइज है, जिसमें हम उसको बेनिफिट कर सकते हैं, जिसमें पूरा निकाल कर दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। इफ़ दे सीक द ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम, दे विल लिव अ नॉर्मल लाइफ। ओके। और सर, नोज़ में भी क्या प्रॉब्लम होता है? हम तो जो गले की हम बात किए हैं और हेड की हम बात किए, नोज़ में भी प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है?
जो नो उसका बहुत सारा फैक्टर्स होता है हमें अगर रोबोटिक सर्जरी का साथ हम डील करेंगे तो जो रीसेंट एडवांसेस के साथ डील करेंगे तो जिसमें स्नोरिंग और स्लीप अपनिया का मैं कहूँगा, जिसमें वेट गेन, ओबेसिटी बहुत कॉमन है। जिनको ओबेसिटी है उनको आपने देखा होगा स्नोरिंग बहुत होता है, एक्सेसिव स्नोरिंग होता है। स्नोरिंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम, स्लीप अपनिया इज़ द प्रॉब्लम। स्लीप अपनिया मतलब उसको जो नींद के टाइम में बहुत बार उसको ब्रीदिंग बंद हो जाता है, फॉर 10 सेकंड्स के लिए बंद हो जाता है, उसके बाद दोबारा उठ जाता है। जैसे स्नोरिंग बंद होता है फिर दोबारा शुरू होता है, ऐसे फ्रीक्वेंटली होता है, उसको स्लीप अपनिया कहते हैं। उनको मॉर्निंग टाइम में बहुत स्लीपीनेस होता है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होता है। ये दोनों डेंजरस साइंस है। जो स्लीप अपनिया और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस इज़ अ डेंजरस साइन। इट्स एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर आपको अर्ली एज में अगर आ रहा है सो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम, स्ट्रोक, सबका रिस्क फैक्टर होता है। सो उसके लिए हम प्रिकॉशन लेना चाहिए। वेट रिडक्शन, इसका भी ट्रीटमेंट है मल्टी लेवल सर्जरी में। सर्जरी के साथ हम रोबोटिक टंग बेस भी अगर करेंगे तो एक ही সলিউশন দেওয়া যাতা है। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর কামিং হিয়ার। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ সঙ্গে থাকবার জন্য, আমাদের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য। আবারও বলে দিই সমস্ত ডিটেলস আমরা টিভির নিচে স্ক্রলে যাচ্ছে, স্ট্রিপের মধ্যে যাচ্ছি। ইউ ক্যান ফলো দ্যাট, ইউ ক্যান রাইট দ্য হেল্পলাইন নাম্বার 0444040166। অবশ্যই আপনাদের সুস্থতা আমরা কামনা করি। থ্যাংক ইউ স্যার কামিং হিয়ার ফর গিভিং মি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইসেস টুডে, and thank you all very much. Thank you very much. Namaste.